नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अपने तीनों चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम इसका जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 4 भारतीय कलाएं, ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो भारतीय कलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए बच्चों, कलाओं की भी अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो जिस तरह से हम अपने आसपास की प्रकृति को व्यक्त करने के लिए, के बारे में बताने के लिए हम चित्रों के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं या अलग अलग कलाओं के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देश भारत जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग अलग सभ्यता संस्कृति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो किस तरह अलग अलग जगहों पर एक ही कला को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है और अलग अलग तरह से व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे देश भारत के बारे में चैप्टर है और बहुत सारी कलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम आज के चैप्टर को शुरू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को बताया, भारतीय कलाएं। तो कुछ भारतीय कलाओं के बारे में अभी आप यहाँ पर देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे कि किन किन भारतीय कलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए, जो कला है, हर एक कला आपको कुछ न कुछ बता रही होती है, कुछ न कुछ भाव व्यक्त कर रही होती है। तो जैसे हमने कहा, जैसे कि हम अपने आसपास के जो परिवेश है या प्रकृति है या अपने मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वैसे ही जो चित्रकारी है, संगीत है या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, हम कई बार हमने कोई जैसे कवि होते हैं, कवि क्या करते हैं, अपने मन के भावों को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। शायर अपनी शायरी के माध्यम से कविता को अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। इसी तरह जो नृत्य करने वाले होते हैं या जो कलाकार होते हैं, पेंटर जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति वो देते हैं। तो हमने कहा कि हम किसी न किसी रूप में नए नए तरीके से जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास सुनते हैं, उसे किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी नए तरीके से हम कहना चाहते हैं या फिर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे समुद्र में उठती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नृतक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो नृतक होते हैं, अलग अलग जो टाइप के जो डांस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो नृत्य होते हैं, उसमें नृतक अपने मन के भावों को अपने नृत्य में अपने नृत्य की विभिन्न जो मुद्राएं होती है, जिस तरह की वो मुद्राएं लेता है अपने नृत्य में, तो वो अपने मन के भावों को उसमें व्यक्त कर रहा है। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में, यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत
उत्सव धर्मी है। जो हमारा देश भारत है वो उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। हमारे देश भारत की विविधता ही पहचान है, विविधता में एकता। तो यानी कि बहुत अलग अलग, जैसे मैंने कहा, बहुत अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो जिससे हमें क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। जिस तरह से हमने कहा कि हमारा जो देश है उसमें बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत अलग अलग तरह के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये विविधताएं ही हमारी पहचान है। और इनमें विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न अलग अलग त्योहार और साथ साथ विविध कलाएं, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग कलाएं हैं और उनकी यही हमारी एक अनोखी पहचान हमारी यही कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी विशिष्ट कलाएं होती हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में, चाहे आप देख सकते हैं नृत्य से जुड़ी हो, संगीत से जुड़ी हो, या कलाकृतियों से जुड़ी हो, या फिर किसी और विशिष्ट चीज से जुड़ी हो, हर एक राज्य में, भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्ट कलाएं उस राज्यों में है। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। जो हमारी कलाएं हैं उनको हमारे त्योहारों और हमारे उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कई त्योहार, कई उत्सव हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी इन्हीं कलाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। ये कलाएं जन्म उत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी है। तो आपने देखा होगा, सबसे मेन चीज आपने देखा होगा लोकगीत। तो जब भी आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में यहाँ पर दो मंडल हमारे है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो आप एक लोकगीत के बारे में ही सोचिए कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य किया जाता है तो शुभ कार्यों में लोक गीतों का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन है। और चाहे वो किसी का जन्मोत्सव हो, बच्चे का नामकरण संस्कार हो, शादी विवाह हो, पूजा हो, या कोई खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीज, वहां पर लोक गीतों को गाया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है लोक गीतों को गाना, ठीक है। और शगुन आखर करके आपने यहाँ पर एक प्रसिद्ध गीत के बारे में सुना होगा, जो कुछ शुभ अवसरों पर गाया जाता है, कि विवाह के समय पे या यज्ञोपवीत के समय पे या और चीजों के टाइम पे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये था हमारी कलाओं का। तो मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। हमारे मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की जो ये विशिष्ट कलाएं हैं, ये विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। यानी कि एक विरासत के रूप में यह हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। क्या आपको नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इससे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, और दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच के जुड़ाव की कड़ी भी है। सिर्फ यही चीजें जो है वो हमें हमारे अतीत से, हमारे पूर्वजों से, हमारी पुरानी रीति रिवाजों से जोड़े हुए हैं। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से था। जो यहाँ पर कहा गया है कि जो अगर हम कुछ टाइम पीछे मुड़कर देखें, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जो जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में
सभी कलाओं का संबंध जो था वो लोक या समूह से था, लोगों से था या समूह से था, ग्रुप से था। बाद में चलकर इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। तो देखिए फिर इस तरह क्या हुआ, इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठ पर पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो कला के बारे में बताया है यहाँ पर कि किस तरह से मंदिरों और महलों में ये विकसित हुई कलाएं, और ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण करती गई। कब ग्रहण करती गई? जब ये राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। तो जो गुप्त साम्राज्य हमारे देश में चला था, उस समय ये पराकाष्ठा पर पहुंच गई और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, और जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इसकी ताकत है। तो जो शास्त्र ने संगीत और नृत्य अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, जो फिर भी जो लोक कलाएं थी वो लोक कलाएं अपनी जड़ों से जुड़ी रही, यानी कि लोगों के मन में रही। और आज की जो कलाओं की जड़ें लोक में ही है। आज की जो कलाएं हैं उनकी जड़ें कहीं न कहीं लोक में ही है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे फिर नृत्य कला हो। यानी कि जो शास्त्रीय संगीत बना या नृत्य बना या जो अभिनय हुआ, ये सब कला के स्वरूप, इनको शास्त्रीय कला का स्वरूप दे तो दिया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये अपनी जड़ों से जुड़ी हुई रही और आज भी इनकी जड़ें लोक में ही है। और चाहे फिर ये चित्रकला हो या संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो या शास्त्रीय हो या लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला ये संवाद ही इनकी ताकत है। तो सबसे पहले चित्रकला के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारत की विभिन्न कलाओं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। चित्रकला। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। चित्रकारी करना प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। और देखिए, जब हम क्लास 6 में थे तो हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में कि अक्षर किस तरह से हमारे बने, इन अक्षरों को किस तरह से हमने बनाया। तो अक्षरों की भाषा, ये चैप्टर आपने अपने क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। तो क्लास 6 में आपने अक्षरों की भाषा के बारे में जाना, तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले यही सीखा कि वहां पर चित्रकारी की गई। अगर किसी एनिमल, किसी जानवर का अगर चित्र वहां पर बना दिया गया तो समझ लिया गया कि जानवर के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से प्राचीन काल से ही जो चित्र थे, चित्रकारी थी, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा था। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, जब हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी। लैंग्वेज नहीं थी, हम कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास अक्षर नहीं थे, शब्द नहीं थे, शब्दों का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन चित्रकारी तब भी हमारे पास थी। हम एक दूसरे के भावों को इसी के आधार पर समझ पाते थे, चित्रों के आधार पर। तो चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम भी थी। तो अभी इसके लिए आपको जरूर उस क्लास 6 या आपका जो क्लास 7 का वो चैप्टर है उसको जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से अक्षरों की जो ये दुनिया है इसका विकास हुआ था। प्रागैतिहासिक
समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्यों ने चित्र के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्र के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शैल चित्र आपको दिखाई दिए हैं। तो देखिए कुछ आपको यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की गई है। आप इससे भले क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये शैल चित्र हैं जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने हुए हैं। ठीक है, ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। तो ये आपने अपनी बाकी की पाठ्य पुस्तिकाओं में भी पढ़ा होगा कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये कलाकृतियों के लिए किस तरह से विख्यात है, किस तरह से फेमस है। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई और उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का चित्र, एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से उस समय पर भी इस चित्र का निर्माण किया गया है। तो ये कैलाश मंदिर का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने कहा बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है और इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। तो उस समय की अगर हम इन चित्रकारियों को देखें, इन कलाकारियों को देखें तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि उन दिनों में मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, कैसे उसको इतना दिमाग में आया होगा कि वो इन चित्रों को अपनी दीवार पर उकेरे, इन चित्रों को बनाए इस तरह से, और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। सोचो, उसने गुफाएं पहले निर्माण की और फिर उन गुफाओं को उसने उन गुफाओं में फिर उसने चित्रों को बनाया। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं और लगभग इसी के आसपास एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं जिस टाइम पे ये बन रही थी। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है और यहाँ पर त्रिमूर्ति की एक जबरदस्त मूर्ति बनाई गई है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इस तरह बताया गया है कि देखिए किवाड़ चित्रकारी राजस्थान, तो ऊपर देख सकते हैं आप किवाड़ चित्रकारी राजस्थान। ये आप कितना सुंदर चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है, दर्शाया गया है। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के हैं। हम इन्हें एक जो चित्र होते हैं उन्हें हम लघु चित्रों के रूप में भी जानते हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों और लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिसे लघु चित्रों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 2 प्रकार की होती है कि एक स्थायी होती है जो कपड़ों पर की जाती है या किताबों पर की जाती है या लकड़ी या कागज पर की जाती है, और इनमें क्या है
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि प्रसिद्ध है और इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। ठीक है, और इन चित्रों की विशेषता है कि इनकी जो विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं वो वनों, गांव के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं और किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। जो ये छोटी छोटी चित्रकारियां की जाती हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह बोली जाती है, अलग अलग तरह से व्यक्त की जाती है, तो इन चित्रकारियों में चित्रों के माध्यम से उस जगह की जो संस्कृति होती है या वहां की जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं उनको व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात यह है कि गीत गोविंद के पदों को नृतक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। जो नृतक होते हैं वो ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी गीत गोविंद के पदों को व्यक्त करते हैं और ये सभी कलाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भले ही सभी जगहों के लोग, सभी अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह से चित्रों को कहते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं, लेकिन इन सभी जो ये कलाएं हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। मिथिला की जो चित्रकारी है उसमें मधुबनी कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है और आज भी आप देखेंगे तो इन लघु लोक कलाओं की बहुत ज्यादा मांग दिखाई देती है। अगर आप यहाँ की देखिए, यहाँ पर देखिए अस्थाई कलाओं में देखिए कुछ अस्थाई कलाएं भी हैं जिनमें कोहबर, ऐपण से आप सभी को कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में आप इस तरह की जो ये रंगोली चित्रकला यहाँ पर दिखाई गई है और इसको ऐपण कहते हैं। एक तरीके से ये आपका ऐपण चित्र है। ठीक है, ये होली, दिवाली या घर में कोई जब शुभ काम होता है तो जो कुमाऊं मंडल में ज्यादातर जो घर होते हैं वहां पर इस तरह के चित्र जरूर बनाए जाते हैं। इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस त्योहारों पर, शादी विवाहों पर या घर में कोई भी और शुभ कार्य होने पर, और दहलीज पर, घर की दहलीज पर जो मिट्टी से पहले लेपन किया जाता है और फिर चावल के को पीस लिया जाता है सिलबट्टे में और उसका लिक्विड बनाया जाता है और उससे फिर ऐपण दिए जाते हैं दहलीज पर, घर की जो दहलीज होती है। तो इन कलाओं में जो रंगोली जैसी कलाएं जो है वो काफी प्रचलित है। जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये ऐपण से लिया गया है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए सब अपने अलग अलग तरह से चीजों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में जो क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है वहां पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वास्तव में उत्तराखंड जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकापूर्णा और दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं आप यहाँ पर जो विभिन्न कलाएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड की बात यहाँ पर की गई है कि उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं, आपकी जो लोक कला है
उसको उत्तराखंड में ऐपन कहते हैं। तो उसी ऐपन जो एक हमारा ट्रेडिशन है, उसको अलग तरीके से राजस्थान में मंडवा कहते हैं, मंडवा कहते हैं, गुजरात में सत्या कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, बिहार में अरिपन कहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौका पूर्णा कहते हैं, और बिहार दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। तो चीजें एक ही है, यानी कि सभी अपनी लोक कलाओं को यहाँ पर अपने जो अलग अलग जो उनके अंदर कलाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनका यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में वो जानी जाती हैं। और इन किसी भी विशेष मांगलिक अवसरों पर, जो भी मांगलिक अवसर होते हैं उन पर ये बनाए जाते हैं, यानी कि घर पर कोई भी अगर मांगलिक कार्य हो रहा है, शुभ काम अगर घर पर हो रहा है तो उस पर ये बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है हमारी संस्कृति की, हमारी कलाओं का अद्भुत संसार। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा दुख की बात आज के समय में हो गई है कि हम भारतीय होते हुए भी अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि हम विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो हमें नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, और सीखना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं। अपनी जो हमारी जड़ें हैं, अपनी कलाओं की जो जड़ें हैं, अपनी संस्कृति की जो जड़ें हैं, उन्हें हम भूल जाएं। तो आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़िए। तो हमने यहाँ पर एक पंक्ति जो पढ़ी, ये बहुत ही ज्यादा हमारे हृदय पर बहुत ही ज्यादा एक प्रहार करती है कि हिंदुस्तानी कला जितनी हमें हिंदुस्तान में दिखाई देती है और उससे अधिक कहीं बाहर, क्योंकि बाहर के लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा इन चीजों को अपना रहे हैं, और हम कहीं न कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे पहाड़ों में या जो भी उत्तराखंडी जो लोग हैं वो सबसे पहले इस तरह के ऐपन और इस तरह की चित्रकला, रंगोली, ये स्वयं से पहले घरों में बनाया करते थे। आजकल आर्टिफिशियल सब कुछ चल गया है और सब एक ड्राइंग का पेपर लाकर उसको चिपका देते हैं बस, और उसके बाद उसको हटा देते हैं, और ये कोई हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर आपको अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़े रखना है अपनी सभ्यता संस्कृति से, तो आपको भी अपनी लोक कलाओं को फॉलो करना होगा और उनको अपनाना होगा, अपनी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना होगा। तो देखिए, यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। देखिए, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश की कला किसी अन्य देश में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है, क्योंकि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरे तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन, जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर ये नए रूप धारण करते हुए, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसे शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभाग में भी हुआ है, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गंगाधार शैली में बनी युद्ध की प्रतिमा, तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा
और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। तो बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बात किया है। देखिए, गंगाधार शैली में जो बुद्ध की प्रतिमा बनी है और तिब्बत की शैली में जो बुद्ध की प्रतिमा बनी है, उन दोनों की अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि वहां के क्षेत्रीय लोगों ने अपनी तरीके से अपने बुद्ध की प्रतिमा को तैयार किया है और गंगाधार शैली में जो शैली है वहां पर जो उनके क्षेत्र की जो पहचान है उसके आधार पर उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को तैयार किया है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं राग मेघ मल्हार बूंदी चित्रकला की राजस्थानी शैली। तो ये बूंदी चित्रकला की एक राजस्थानी शैली यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई गई है। तो ये हमारी कला की कला संगीत यानी कि चित्रकला था। चित्रकला के बारे में बताया गया था कि भारतीय चित्रकला को किस तरह से आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं और जानते हैं। अब हम संगीत कला के बारे में बात करेंगे। तो भारत की जो प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन अगर हम जाने तो ये वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। तो एक बार आप इस चैप्टर को जरूर घर पर पढ़कर आइए और समझिए कि क्या संगीत कला के बारे में कहने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसका विकास कैसे हुआ और हमारी जो चित्र है और जो हमारी कलाएं हैं, जो भारतीय हमारी कलाएं हैं, वो किस तरह से अपनी भाषा के आधार पर अभिव्यक्ति अपने प्रकृति के बारे में बताती है, उस क्षेत्र के बारे में बताती है, वहाँ के लोगों के बारे में बताती है। तो हम अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।